alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today we have started our new chapter in human physiology, that is excretory products and their elimination. And this is lecture number 1. तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म एक्सक्रीशन. ठीक है. डू यू रियलाइज़ कि अगर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होता तो शायद हम एक चिप्स का पैकेट खाकर भी मर सकते थे. अजीब लग रही है बात, है ना, पर ये सच है. इतना नमक होता है उस चिप्स के पैकेट में, और ख़ास करके जो लास्ट में मसाला रह जाता है उसको तो चाट चाट के खाने में एक अलग ही मज़ा आता है. लेकिन वो जो मसाला है that could have killed us. Yes, it has lots of salt because our body doesn't require that much salt, right? जितना कि हम रोज़ खाते हैं. अगर अम्मी ने खाने में ज़रा सा नमक कम डाल दिया तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि नमक कम है. लेकिन क्या इतना सोडियम, क्या इतना पोटेशियम हमारी बॉडी को चाहिए? अगर हमें बनाना खाना पसंद है तो आई रिमेंबर देयर वॉज अ टाइम आई यूज़ टू लव बनानास. And I used to eat 12 bananas in a day without realizing that more than 7 bananas could have killed me if I do not have this excretory system. So let's dedicate this lecture to our very responsible excretory system who's always protecting us. और हम बिना सोचे समझे जो खा रहे हैं पर इसने हमारा ध्यान रखा हुआ है. तो ये वो सिस्टम है जिसने हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है. हमने पिछले चैप्टर के अंदर ब्लड को पढ़ा था एंड उसमें हमने देखा था कि हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड फिक्स एक अमाउंट रहना चाहिए एंड कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए ब्लड के अंदर. व्हाट डू वी कॉल इट? होम्योस्टेसिस, है ना. ग्लूकोज के अंदर अगर A यूनिट है तो फिर अगर उसमें A+1 यूनिट हो जाता है तो उस +1 को हम निकालेंगे तो उस +1 को निकाला जाएगा या फिर स्टोर किया जाएगा. देन इसी तरह से सोडियम है, पोटेशियम है, वाटर है. हमने सुन लिया कि ज़्यादा पानी पीने से स्किन में ग्लो आता है. हमने जोश में आके बहुत ही ज़्यादा पानी पी लिया. ठीक, तो अब उस पानी को क्या करेगा ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम? उस पानी को निकालेगा. या जैसे बाकी के दिन हम पानी पी ही नहीं रहे, वी आर एक्टिंग लाइक अ कैंगरू रैट हु डजंट ड्रिंक वाटर. तो वो बॉडी किस तरह से अपना मैकेनिज्म मेंटेन करती है, किस तरह से अपना बैलेंस मेंटेन करती है. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट इज इन दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज़ द सिस्टम विच गोइंग टू डू इट ऑल. मेंटेन बैलेंस इन योर बॉडी. और बैलेंस गाइस बॉडी में हो या लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है. तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. सबसे पहले हम नाम समझ लेंगे कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है. क्या होता है एक्सक्रीशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूवल करने का ये एक प्रोसेस होता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. एक्सक्रीशन कहते हैं किसको है? वेस्ट रिमूवल को. मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, उसके रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई है. ये हमारा जैसे एलिमेंट्री किनाल है. ठीक है, इसके अंदर हमने फूड को डाला. इट्स एक्ट लाइक अ जूसर. ठीक है, हमने इसके अंदर से ऊपर से फ्रूट्स को डाला. जो इसका जूस है वो जूस इसका निकल के हमारे ब्लड में आ गया. ठीक है, और जो पल्प है, जो वेस्ट है हमारा, वो यहाँ से निकल जाता है. ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट्री किनाल है. ठीक है, इसके अंदर हमने फूड को डाला, गट है. ठीक है, ये फूड इसके अंदर से अंदर आ गया इसके. अब ये फूड क्या होगा? इस फूड के अंदर से जो भी एनर्जी वगैरह है वो क्या हो जाएगी? वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ से. ठीक है, और जो चीज़ ब्लड में गई ही नहीं, जो समझ ले जो हमारे सेल तक पहुँचा ही नहीं, उस वेस्ट को क्या कहते हैं हम? ईजेशन कहते हैं या फिर डेफिकेशन कहते हैं उसको. जो सॉलिड वेस्ट यहाँ से क्या बनता है? सॉलिड वेस्ट वो होता है जो कभी सेल तक पहुँचा ही नहीं. ठीक है, उसे हम कहते हैं फीसिस कहते हैं. ठीक है, दैट इज़ नोन एज फीसिस. और जो बाकी के हैं, जो यहाँ से एनर्जी यहाँ पर ब्लड में ट्रांसफ़र हो गई. ठीक है, फिर ब्लड ने उसको क्या किया? ये
सेल्स को दे दिया, सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। ये आखिर चाहिए किसको एनर्जी? ये हमारे सेल्स को चाहिए। भूख किसको लगती है? हमारे सेल्स को भूख लगती है। एनर्जी किसको चाहिए होती है? हमारे सेल्स को चाहिए होती है, ठीक है। तो हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं वो सब जाता है हमारे सेल्स में, ठीक है। अब सेल्स तक वो एनर्जी पहुंच गई। अब सेल्स ने बहुत सारा अपना मेटाबॉलिज्म करके उससे बहुत सारा सेल्स ने वेस्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उस वेस्ट को वापस डाल दिया जाएगा ब्लड में, ठीक है। और फिर उस ब्लड से वो वेस्ट दोबारा से आ जाएगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इजेशन और डाइजेशन में, कि क्या फ़र्क है, ठीक है। इजेशन वो होता है जो कभी सेल तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। जो कभी सेल तक पहुंचा ही नहीं, इजेशन उसे कहते हैं। और जैसे कि एक्सक्रीशन मैंने बताया था, ब्लड में से मेटाबॉलिक नाइट्रोजेनिक वेस्ट को रिमूव करने को हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है। ये जो सेल तक हमारी एनर्जी पहुंची, इस सेल ने मेटाबॉलिक वेस्ट बनाया उस एनर्जी को यूज़ करके, ठीक है। तो वो जब मेटाबॉलिक वेस्ट सेल्स ने ब्लड में डाल दिया, तो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को फिर ब्लड से निकालने को एक्सक्रीशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सक्रीशन क्या बनता है? एक्सक्रीशन के रिज़ल्ट से यूरिन बनता है, और इजेशन के एंड में सॉलिड वेस्ट बनता है जिसको हम फीसिस कहते हैं, ठीक है। तो जो यूरिन है वो होता है जो कि वो उस एनर्जी से बनती है जो हमारे सेल्स ने यूज़ की है। हमारे सेल्स ने जो एनर्जी यूज़ करके मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकाला है, उसको वो रिज़ल्ट क्या देता है? यूरिन, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट उसको यूरिन कहते हैं। और जो चीज़ हमारे सेल तक पहुंची ही नहीं, जो डायरेक्ट यहीं से जो सॉलिड वेस्ट निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फीसिस, ठीक है, या फिर इजेशन, डेफिकेशन, ठीक है। जैसे कि सेलुलोस डाइजेस्ट नहीं होता तो वह ऐसे ही निकल जाता है सारा, ठीक। अच्छा, अब हम किडनी के फीचर्स देखते हैं कि हमारी किडनी क्या क्या रोल प्ले करती है। 4 इम्पॉर्टेंट रोल है किडनी के जो आपको याद रखना है। कौन कौन से? सबसे पहले तो एक्सक्रीशन करती है, ये नाइट्रोजन वेस्ट का रिमूवल करती है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन भी इसका बहुत बड़ा इसमें किरदार है, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने बहुत ही सारा पानी पी लिया, इतना पानी पी लिया जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो उस पानी का क्या होगा? उस पानी को निकाल दिया जाएगा। तो वो क्या है? उसको निकालना ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है। फिर आता है होम्योस्टेसिस, बॉडी में कांस्टेंट बैलेंस मेंटेन रखना वाटर का, तो उसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। एंड इट्स ऑल्सो हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, ये हमारी किडनी ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। वो किस तरह से, वो हम आगे देखेंगे। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ये सब मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये सब आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अमोनिया है हमारे पास, फिर यूरिया है, यूरिक एसिड है, गुआनो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिन है, और ये है क्रिएटिनिन। थोड़ी सी स्पेलिंग सेम है लेकिन फ़र्क होता है दोनों में, ये क्रिएटिन है और ये क्रिएटिनिन है। अच्छा, ये एक हमारे पास टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? TMAO कहते हैं इसको। ये किस में पाई जाती है? ये हमारे मरीन फिशेस के अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाई जाती है, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रिमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड, ठीक है। और ये हिप्योरिक एसिड है हमारे पास। ये सब आप अपने पास नोट कर लेंगे, ठीक। और ये कुछ अमोनोटेलिक और यूरोटेलिक और यूरिकॉटलिक, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सब आप चार्ट अपने पास नोट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की हुई है कि कौन से कैटेगरी के एनिमल्स किस में आते हैं। जो हमारे पास अमोनोटेलिक है, तो ये क्या होता है? ये मोस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन ये जो अमोनोटेलिज्म है, ये कौन कौन से होते हैं एनिमल्स, ठीक है। एमोबिया है, पैरामोसियम है, ठीक है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, फिशेस है, बोनी फिशेस है, टेडपोल है, फ्रॉग, ठीक है। ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अब जो यूरियोटेलिक है, इसमें क्या है? एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। फ्रॉग्स, मरीन फिशेस वगैरह, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे, जो कि
क्या करते हैं वेस्ट यूरिया, और क्या है ये इतने टॉक्सिक नहीं होते, मीडियम टॉक्सिक होते हैं ये, और ये वाटर भी इनके अंदर मॉडरेट होता है, ठीक है, और ये मॉडरेट ही सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब ये यूरिकोटेलिक है हमारे पास, ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड होता है ये, ठीक है, और ये लेस मॉडरेटली सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से एनिमल्स शामिल है? इस कैटेगरी में शामिल है हमारे लैंड इंसेक्ट्स वगैरह शामिल है, लैंड स्नेक्स शामिल है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है। ये अब हमने एनिमल का डिस्कस किया है, अब हम आगे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये मैंने एक और पूरा टेबल बनाया हुआ है, ये भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा कि कौन से एनिमल्स के अंदर क्या चीज़ें होती है एक्सक्रीशन के अंदर। जैसे फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं, बाकी कुछ के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन वगैरह के लिए। ये जैसे मैंने कुछ ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और इनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे उनके वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में लिखा है कि कौन से एनिमल्स किस तरह से अपना वेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा वगैरह यहाँ पे शामिल है हमारे पास, जो स्पॉन्जेस जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जेलीफिश वगैरह टाइप के। तो वो क्या करते हैं, वो किस तरह से अपना एक्सक्रीशन करते हैं, कोई स्पेशल उनके पास कोई नहीं होता, वो डिफ्यूजन के ज़रिए अपना एक्सक्रीशन बाहर निकालते हैं। उसी तरह ये फ्लैट वार्म वगैरह हो गया, ठीक है, उनके पास क्या होता है, सोलिनोसाइट्स नाम के सेल्स वगैरह होते हैं, उसके ज़रिए लोग करते हैं। तो इसी तरह ये सब आप अपने पास नोट कर लेंगे। ये मोलस्का हो गया, इन लोग के पास ये किस तरह से करते हैं, किडनीस वगैरह के ज़रिए, ठीक है, क्रैब्स और वो कैबर्स ऑर्गन्स। लेकिन जो किडनी है, जो बिल्कुल एक मेंटेन वे में जो एक्सक्रीशन होता है, वो किसका होता है, कॉर्डेट्स का होता है, जो कि हम लोगों में किडनी से, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक। आज हमने थोड़ा थोड़ा सा एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा है कि वो अपने किस तरह से वेस्ट निकालते हैं, ठीक। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अपने अगले लेक्चर में। अगर आपका हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।